लॉगिन वाला अलग ही काम है। चलिए खेला खेला जाए। कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? बेसिक स्ट्रेंथ में क्वेश्चंस हम कर रहे थे। 2 क्वेश्चंस किए थे, आगे करते हैं। ये जरूर गलतियां निकाला करो तुम। राक्षस बैठे बैठे काउंटिंग देखते रहते हैं। कि कभी कभी तो जलील करने का मौका मिलता है, कैसे चुप जाए हम। पेपर आ रहा है, हमारा भी टाइम आएगा। ये तो और भी अच्छी बात होगी। 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ चुके हैं। आज जियो से क्या बोल जाएगी? 10। क्या चाहते हो? नहीं पहन के आता हूं तो एक कुछ बोलता है, वो बोल भी नहीं सकता, लाइव चल रहा हूं। राक्षस कुछ अलग ही लेवल पे हैं। बताइए पहले क्वेश्चन के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? क्या होना चाहिए आंसर? 2, 3, 1। ये कितने लोगों का आंसर आया है? दिस इज करेक्ट आंसर। देखिए, दिस लोन पेयर इज डिलोकलाइज्ड, दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। राक्षस इसको किसके साथ डिलोकलाइज करवाएगा? ये लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड। और ये लोन पेयर कैसा है? डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज क्या है? तो एरोमेटिसिटी में इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई एरोमेटिसिटी में लिस्ट बेसिक रहेगा, क्लियर, तो ये हमारे सामने सबसे पीछे कौन सा जाएगा? 4। और सबसे आगे कौन सा आना चाहिए? ये भी लोकलाइज्ड, ये भी लोकलाइज्ड। अगर लोकलाइज्ड आ जाए तो फिर क्या देख लेना है? EN, sp3, sp2। मोर परसेंटेजेस करेक्टर, मोर EN, लेस बेसिक। तो इन दोनों में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये नॉर्मल डिलोकलाइज है, इसका एरोमेटिसिटी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए क्या ख्याल आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में? क्या होना चाहिए आंसर? 3, 4, 1, 2।
ये कितने लोगों का आंसर आ चुका है भाई? 3 4 1 2, ये गलत है। और बताओ, 4 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 2, ये कितने लोगों का आंसर है? ये करेक्ट आंसर है। खेला कर गए ना? यहां पर भूल गए सारा मामला जो कल पढ़ा था अपन ने। मिथाइल 3 लगे हुए हैं, 3 डिग्री, ये कौन सा है? 2 डिग्री, 213। सर वो लिखा नहीं ना, इन वाटर, वाटर में चल रहा है खेला। जब तक गैस फेज मेंशन ना करे, खेला किस में खेला जा रहा है? वाटर में। ये आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहां पर आप प्लस आई आई देखकर सुलझ जाओगे। क्लियर? एलिफेटिक अमीन्स के केस में सोल्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एरोमेटिक के केस में कोई रोल इतना ज्यादा रहता नहीं है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या ख्याल आता है? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 2, ये कितने लोगों का आंसर आया है? एंड दिस इज करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर NO2 का कैसा इफेक्ट लगेगा? -R। यहां से कैसा लगाएगा? -I। और यहां से भी कैसा लगेगा? -R। लेकिन सर हमें पता कैसा चलेगा कि -R से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है? वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इन दो क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो बताइए। ये देखो, डिलोकलाइज डिलोकलाइज एरोमेटिसिटी में तो सबसे पीछे जाना ही चाहिए था। क्लियर? तो ये कोई ज्यादा भारी क्वेश्चंस थे नहीं। पता नहीं आपने क्या सोचकर इनको गलत किया है। देखिए अब कोई -R वाला ग्रुप आता है तो क्या खेला खेला जाता है? मान लीजिए ये हमारे सामने है एनिलीन। तबीयत से समझना भाई, तबीयत से। ये हमारे सामने है एनिलीन। बताइए एनिलीन के अंदर क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइज है? यस। कितने पाई बॉन्ड के साथ इसका डिलोकलाइजेशन है? कितने पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन है? 3। अगर मैं कोई NO2 ग्रुप इसकी ऑर्थो या पैरा पर लगाता हूं तो देखना इसके डिलोकलाइजेशन पर क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए मैंने कहां पर लगा दिया है? पैरा पर। आप जानते हैं जो पैरा से काम करेगा वही काम ये ऑर्थो से भी कर सकता है। व्हेन टू ग्रुप्स आर एट पैरा पोजीशन ऑफ ईच अदर और एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ ईच अदर, दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद ईच अदर। आपस में रेजोनेंस करेंगे। यानी कि इसका लोन पेयर NO2 के साथ रेजोनेंस करता हुआ नजर आएगा तुम्हें। देखना, lone pair will convert into pi bond, and pi bond will convert into negative charge. Then again, negative charge will convert into pi bond, and pi bond will convert into negative charge. बताइए इससे आगे के क्या ख्यालात हैं? Now, negative will convert into pi bond and pi bond will convert into negative. आप देख सकते हैं इस NO2 ग्रुप ने extent of delocalization बढ़ा दिया। अगर लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिए कैसा इफेक्ट लगा रहा है? -R। यहां पर भी कैसा लगा रहा है? -R। लेकिन सर -R तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता ही नहीं है। फिर आपने सेकंड और फोर्थ में कैसे डिसाइड किया? R बराबर हो गया तो फिर मैंने क्या देख लिया? I। और I भी इसका कैसा है? माइनस। दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो सबसे पीछे कौन सा चला गया? सेकंड। फिर कौन सा आ गया? फोर्थ। आप बताइए क्या ये जब भी कभी रेजोनेंस करेगा तो अपनी मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा क्या? नहीं। दो ग्रुप अगर मेटा पर होते हैं तो आपस में कभी रेजोनेंस करते ही नहीं। यानी कि इसका लोन पेयर NO2 के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। आप रेजोनेंस करवा के देख सकते हो, हमने बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है। तो फिर ये -I की वजह से, और ये सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि सारे ग्रुप कहीं भी लगे हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अभी आपको बेटा ऑर्थो इफेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे कहीं पर। फालतू में हम पढ़ते रहते हैं ऑर्थो ऑर्थो, कोई काम का नहीं है। अगर आपने फालतू में लगाया तो क्वेश्चन सही होने का तो पता नहीं गलत जरूर कर दोगे। ये वाले क्वेश्चन में अगर तुमने ऑर्थो इफेक्ट लगा दिया फाइल ही सुलट जाएगी भाई। ये जो क्वेश्चन अभी आ रहा है अगर गलती से आपने ऑर्थो इफेक्ट लगा दिया फाइल सुलट जाएगी इसमें। ऑर्थो इफेक्ट केवल कहां लगाना है अपने को? बेंजोइक में, केवल बेंजोइक में देखना है। बाकी हमें कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी नीट लेवल पर।
लीजिए, दीजिए जल्दी से आंसर इन क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी सुलझा देंगे भाई लोग। सुलटा दीजिए, सुलटा ही दीजिए। कहीं अभी तक ऑर्थो इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ना फिनोल में लगाना है तुम्हें, ना एनिलीन में लगाना है। बड़ी आसानी से आंसर्स आएंगे। केवल कहां लगाना है? बेंजोइक एसिड में। फालतू में परेशान होते रहते हो तुम। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए? कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आर। कैसा लगाएगा? माइनस आई। कैसा लगाएगा? प्लस आर। प्लस आर फर्स्ट में और थर्ड में क्या हो चुका है? बराबर। तो फिर क्या देखेंगे? आई। आई ओ एम ई का कैसा होता है? माइनस आई। तो फिर सबसे आगे कौन सा आ जाएगा? थर्ड। फिर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। आएगा कि नहीं आएगा? और फिर कौन सा चला जाएगा? सेकंड। ये हमारे सामने रहेगा। अब बहुत सारे लोग उत्सुक हैं कि सर प्लस आर बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाता है? प्लीज हमें बताइए। जैसे आपने माइनस आर में बताया कि वो एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन को बढ़ा देगा। अगर लोन पेयर ज्यादा डीलोकलाइज होगा तो जाहिर सी बात है लेस अवेलेबल होगा प्रोटोनेशन के लिए। तो ऐसा ही प्लस आर में भी थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए। बिल्कुल, हालांकि ये सारी बातें पहले भी हुई हैं जब मैंने आपको बॉन्ड लेंथ समझाई थी, लेकिन आप क्या है, भूल जाते हैं चीजों को। बोलने में आप क्या है? एक्सपर्ट। ये देखिए, ये हमारे सामने है ओएमई। हमें तो देखना है ओएमई का क्या फर्क यहां पर पड़ेगा। ओएमई अगर NH2 की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर का जो डिलोकलाइजेशन है उसे कम कर देगा। क्या कर देगा? कम। सर जरा बताइए कम कैसे कर देगा? मैं आपको बताने वाला हूं। हमें इसका देखना है। यस, देखो एनिलीन के अंदर अगर ये लोन पेयर होता तो 100% डिलोकलाइज होता। अब देखना ये क्या करेगा। ये क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा? यस, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। हाँ या ना? यस। फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। अब बताइए, जब ये रेजोनेंस करके यहां नेगेटिव बना देगा तो क्या इसके लोन पेयर और नेगेटिव में कभी रेजोनेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पर ये नाइट्रोजन के लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन कम कर देगा। नाइट्रोजन के लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन कम कर देगा। अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन कम हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। कई बात आपको समझ में आई। लेकिन खास बात यह है, ये ओएमई ग्रुप या तो इसकी पैरा पर होना चाहिए या फिर इसकी ऑर्थो पर होना चाहिए, क्योंकि अगर मेटा पर हुआ तो फिर ये ऐसा नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में? तो जैसे माइनस आर वाला कम करता है वैसे प्लस आर वाला बढ़ा देता है। प्लस आर वाला एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन को कम कर देता है, माइनस आर वाला उसको और डिलोकलाइज कर देता है। चलिए, तो यहां पर हमारे सामने आंसर आ चुका है। बताइए क्या तुम्हें याद है कि अगर एक ही एलोजन है क्या लगाना है? माइनस आर। भाई साहब जो बात बोली गई है ना, थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैलिड होगी, कहीं कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो बताइए सबसे ज्यादा कौन रहेगा? फर्स्ट। फिर कौन रहेगा? फोर्थ। फिर कौन सा रहेगा? थर्ड। और फिर कौन सा रहेगा? सेकेंड। क्योंकि माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या होना चाहिए आंसर? बताइए यहां पर कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आर। यहां पर भी कैसा लगेगा? प्लस आर। लगेगा कि नहीं लगेगा? यहां पर कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस एच। यहां पर कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आर। माइनस वाला बर्बाद कर देगा, प्लस वाला आबाद कर देगा। बताइए सबसे पहले प्लस आर वाले आने चाहिए। दोनों का प्लस आर कंपेयर कर सकते हो? यस। ओएमई का प्लस आर ज्यादा होता है कि NH2 का? NH2 का। यहां इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन। और यहां इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन। दैट्स ऑल। तो सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा? थर्ड। उसके बाद सेकेंड। और यहां पर फिर कौन सा आएगा? फोर्थ। हाइपर कॉन्जुकेशन इज रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल ऐसा ही मानकर चलना इसको। तो फिर अगर अपन बात करें तो खुद कौन आ जाएगा? फास्ट। और सबसे पीछे कौन सा रहेगा? फिफ्थ। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? यस। एक क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डर अलग तरीके से आता है और ये कहीं नहीं पूछा गया, आज तक कोई नहीं पूछता इस क्वेश्चन को। यही एक है जहां मामला थोड़ा सा बदल जाता है, जहां मामला थोड़ा सा बदल जाता है। अगर हम सोचे तो यह कैसा इफेक्ट लगना चाहिए था? प्लस एच एंड प्लस आई।
यहां पर कैसा लगना चाहिए था, प्लस आई, और यहां पर कैसा लगना चाहिए था, प्लस एच। इस हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा आना चाहिए था, सेकंड। फिर कौन सा आना चाहिए था, फोर्थ, बिल्कुल सही। फिर कौन सा आना चाहिए था, थर्ड। और फिर कौन सा आना चाहिए था, फर्स्ट। ये हमने एक्सपेक्ट किया है इसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, लेकिन इसमें ऐसा ऑब्जर्व होता नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ऐसा ऑब्जर्व होता नहीं है। इनफैक्ट इसमें क्या होता है, जिसको हमने सबसे ज्यादा बेसिक माना ना, वो सबसे कम निकलता है। यही एक क्वेश्चन है, यही एक क्वेश्चन है जिसके चक्कर में आप ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते हो, और इसके चक्कर में फिर इस टाइप के क्वेश्चन उलट जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन उलट जाते हैं। अगर आपने इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगा दिया ना, तो आपके हिसाब से सबसे कम बेसिक होना चाहिए, लेकिन केबी वैल्यू मैच नहीं करेगा। मतलब कुछ और सोच रहे हो आप कुछ और सोच रहे हो, केबी वैल्यू कुछ और ही कह रही है, तो आपकी सोच थोड़ी चलेगी। तो यहां पर बस इसमें ध्यान रखना है कि ये मामला उल्टा हो जाता है। जिसे हम सबसे ज्यादा समझ रहे थे, वो सबसे क्या निकलता है, कम। और मैं बोलता हूं कहीं कोई बात इससे रिलेटेड होती ही नहीं है। इसमें ये आंसर आता है, बेधड़क होकर पूछिए, क्योंकि जब तक आज किसी भी एग्जाम में उसने कंपेयर करवाया है, ऑर्थो पर लगाया ही नहीं उसने। कहां पर लगाता है, मेटा पर और पैरा पर, कहीं पर नहीं पूछता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चाहो तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रख सकते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता इसको कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आज तक किसी एग्जाम में उसने ऐसा किया ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा कहीं पर कोई डिस्कशन नहीं कर रखा है जो हमसे पूछ ले। फालतू में परेशान करते रहते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट का फंडा केवल और केवल कहां लगाना, आपको बेंजोइक, फिनोल में नहीं लगाना, एनिलिन में भी नहीं लगाना। आपके आंसर दनादन सही आते जाएंगे। कहीं पर भी आप मैच कर लो, लास्ट ईयर पे आपने किए होंगे, कहीं जरूरत नहीं पड़ी। ये सारे क्वेश्चंस आपने लास्ट ईयर भी किए होंगे, कहीं जरूरत पड़ी है तो बता दीजिए। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के चक्कर में हम बाकी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते, और उसके आने के चांसेस भी नहीं है। ऐसा पूछे, कहीं नहीं पूछा उसने आज तक। कहां लगाकर पूछता है, पैरा पर। पैरा पर चलता है जब भी सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन आती है। क्लियर। चलिए, तो ये आपके सामने था बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ढेर सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर किए हैं। थोड़ी सी जगह छोड़कर हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिक स्ट्रेंथ से क्या लेना देना है, राक्षस? क्या किससे करवाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, कह नहीं सकता कुछ। तूने देखा है क्या? तो बैठे बैठे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने जरूरी है? बेसिक स्ट्रेंथ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, थोड़ी सी जगह छोड़कर हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, 2-3 लाइनें छोड़ के, मतलब टॉपिक बदल चुका है। अभी तक तो एप्लीकेशन चल रही थी। क्या चल रही थी? एप्लीकेशंस। हमने प्लस आई, माइनस आई, प्लस एच, माइनस एच, प्लस आर, माइनस आर की एप्लीकेशन सारी सुलटा दी। मॉड्यूल सोल्व करेंगे अपन टेस्ट पेपर के बाद। क्लियर, आराम से। हाँ, नीट के बाद भी सोल्व कर लेंगे। राक्षस। ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोल दीजिए या ई इफेक्ट बोल दीजिए। देखिए, इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूं ना, तो ये टोटली फर्जी इफेक्ट है। मैं केवल आज इसका नाम लूंगा, उसके बाद इसका नाम कभी भी नहीं लिया जाएगा। जब तक आपको पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आए ना, तब तक आप इसको समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते आप इसको। लेकिन अपने को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लेना है। लिखिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, complete transfer of pi electrons, complete transfer of pi electrons, complete transfer of pi electrons in the presence of reagent, in the presence of reagent, complete transfer of pi electrons in the presence of reagent towards one of its atom, towards one of its atom, towards one of its atom। बताइए, पाई बॉन्ड कितने एटम्स के बीच में बनेगा? 2 के बीच में। तो रिएजेंट की प्रेजेंस में किसी दोनों में से एक पर इलेक्ट्रॉन्स का चला जाना। किसका चला जाना? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन ये इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में काम करता है? रिएजेंट। इट मींस दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी। नेक्स्ट लिखिए, दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी। टेम्परेरी इफेक्ट है भैया, दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी, दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी।
आप देखो डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पाई बॉन्ड होना बेहद जरूरी है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू शो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इज मैंडेटरी। टू शो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, टू शो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट presence of pi bond is mandatory. To show electromeric effect presence of pi bond is mandatory. पाई बॉन्ड ये हमारे सामने क्या रहेगा, मैंडेटरी रहने वाला है। मैं इसका थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देने वाला हूं भाई, हालांकि ये पूरी रिएक्शन पढ़ने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा और अपने को इसकी कहीं कोई रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली नहीं है। अपना रिएक्शन मैकेनिज्म एकदम अलग लेवल पर चलेगा। ये समझ लीजिए जो जिस लेवल पर जीओसी चला है उसके कम से कम नहीं तो 2 गुना लेवल पर चलेगा। बातें एकदम अलग चलेंगी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, क्योंकि वही रियल ऑर्गेनिक है। ये तो टोटल फर्जी बातें हैं। क्या है? फर्जी। देखिए अगर अपन बात करना चाहें ई इफेक्ट की, किसकी बात करना चाहें? ई इफेक्ट की। अगर ई इफेक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो ई इफेक्ट हमारे सामने होता है 2 टाइप का। एक तो होगा प्लस ई इफेक्ट। कैसा होगा? प्लस ई इफेक्ट। और एक हमारे सामने होता है माइनस ई इफेक्ट। एक प्लस ई इफेक्ट होता है और एक माइनस ई इफेक्ट होता है। ध्यान से सुनना, जब तक हम रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ लेते तब तक एक जुगाड़ से काम चल जाएगा। बताइए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने के लिए पाई बॉन्ड होना मैंडेटरी है? यस। और पाई बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर पाई बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर पाई बॉन्ड। अगर नॉन पोलर पाई बॉन्ड है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैंने क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्लस ई इफेक्ट दिखाता है। कैसा इफेक्ट दिखाता है? प्लस ई। मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द केसेस में। और दूसरे पाई बॉन्ड हमारे सामने होते हैं पोलर। पोलर बोले तो कार्बन ऑक्सीजन में है, यस, या फिर अगर अपन बात करें कार्बन नाइट्रोजन में है, यस। ये माइनस ई दिखाते हुए आते हैं। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है इसमें। बताइए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है या नहीं है? पाई बॉन्ड होगा तो होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए किसमें प्लस ई है, किसमें माइनस ई है। अगर नॉन पोलर है तो प्लस ई, पोलर है तो माइनस ई, दैट्स ऑल। क्योंकि अब इसके बाद जो मैं बात बोलूंगा वो उसी को समझ में आएगी जिसने जीवन में कभी ऑर्गेनिक पढ़ी है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने वो सारी बातें नहीं सुनी है मुझसे, मैंने पढ़ाई नहीं है। मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है एल्कीन। क्या दिया हुआ है? एल्कीन। और इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवानी है? HX के साथ। अब आप जानते हैं ये रहता है प्लस में और ये रहता है माइनस में। इन रियलिटी ऐसे प्लस माइनस में टूटता है ये। जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको इसकी हकीकत का सामना करना पड़ेगा। अभी तो ठीक है, बोल दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप ये भी नहीं जानते कि जो एल्कीन्स होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है। कैसी होती हैं? न्यूक्लियोफाइल। अभी बताऊंगा अपन, जैसे अपना रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू होगा ना तब मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा थोड़ा। तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है और न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता। और एनायन भी क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। यानी कि एल्कीन H+ के साथ रिएक्शन करेगा, X- के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जिन बच्चों ने EAR पढ़ा है वो जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी यहां पर। तो अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अटैक करने से पहले किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों में से किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। किधर शिफ्ट होंगे मैं आपको बताता हूं, आप देख सकते हैं। हालांकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए ये जो ग्रुप लगा हुआ है कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस H लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो ये प्लस H से क्या करने वाला है? आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स को उधर भेजने वाला है। एक बार जरा अपने दिमाग में सोच के देखो, ये जाएगा इधर, यस, और वो जाएगा उधर। तो ये बॉन्ड उधर टूटेगा। किधर टूटेगा? इस कार्बन की तरफ। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यहां पर आपने इस एंड पर कैसा ग्रुप लगा रखा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा लगा रखा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो पाई बॉन्ड उस साइड टूटेगा। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर चले जाएंगे? पहले दोनों इस कार्बन पर। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर गए तो बताइए यहां पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। फिर यही उस इलेक्ट्रॉन को किसको शेयर कर देगा? H+ को शेयर कर देगा। यानी कि शेयर करने का मतलब है यहां पर आपके सामने क्या जुड़ जाएगा? H+। तो यहां पर आपके सामने जुड़ जाएगा H+ और यहां पर बन जाएगा कार्बोकेटायन। बनेगा कि नहीं बनेगा? साथ में हमारे सामने क्या बना रहेगा? Cl-। इसे ही बेटा प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। और जिन लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ा है वो जानते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे हमेशा। तो ये फर्जी इफेक्ट है, कोई मतलब नहीं है। प्लस ई इफेक्ट ये कहता है कि जिस एटम पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स गए उसी पर रिएजेंट जुड़ना चाहिए। जैसे आपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नंबर इस पर ट्रांसफर किए हैं, यस, इस पर पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स गए और इसी पर ही कौन जुड़ा? H। इसका मतलब इसे प्लस ई का नाम दिया जाएगा। किसका नाम दिया जाएगा? प्लस ई का।
फिर सर माइनस ई क्या होता है, वो जानते हैं जिन लोगों ने NAR पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इंतजार करें, तब तक यहां से कोई बात आपसे की भी नहीं जाएगी। मान लीजिए आप इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है वो जानते हैं हम यहां से क्या चुरा लेते हैं, R माइनस। चुरा लेते हैं कि नहीं चुरा लेते हैं? आप बताइए, यहां पर रहता है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर रहता है पार्शियल नेगेटिव। पोलर पाई बॉन्ड किधर टूटता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। आप बताइए, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए किस पर है? ऑक्सीजन पर, लेकिन ये जुड़ेगा कहां पर? कार्बन पर। तो इसे बोलते हैं माइनस ई, कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम पर गए और रिएजेंट किसी दूसरे एटम पर जुड़ जाए। इस टाइप के इफेक्ट को हम माइनस ई इफेक्ट का नाम देते हैं। ना समझ में आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी रिएक्शन के अंदर डिटेल में बातें होंगी तो दो दो कौड़ी की बात है। यहां हम हमेशा ही केटायन की स्टेबिलिटी देखकर आंसर देंगे, वहां पर आपको पता ही चल जाएगा कि एनायन के क्या क्या काम है। बस अगर आपको डायग्राम बना कर दे तो भले ही आपको कंफ्यूज कर सकता है। जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन गए उसी पर इलेक्ट्रोफाइल मतलब रिएजेंट का जुड़ना प्लस ही, जिस पर इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन इस पर गए, रिएजेंट कहां जुड़ा? इस पर, माइनस ही। दैट्स ऑल। और बहुत सिंपली बोल सकते हो, पोलर है तो माइनस ही मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉन पोलर है तो प्लस ही, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाते हैं और वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाते हैं। क्लियर? छापिए, आगे बढ़ूंगा। कितने लोग हैं जिनको वास्तव में ही स्टीरियो में दिक्कत है? क्योंकि बेटा मेरे हिसाब से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेना चाहिए पहले, दैट विल बी गुड फॉर यू। और स्टीरियो से क्वेश्चन वैसे भी नीट नहीं पूछता है, बहुत ही कम है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म जितनी जल्दी अपन खत्म कर देंगे ना तो आप रिवीजन कर पाओगे उसका, और आखिरी में अगर खत्म हुआ ना तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। और आइसोमेरिज्म में अगर अपन बात करना चाहें, कम से कम नहीं ना 15 लेक्चर खप जाएंगे, मतलब आधा महीना। परेशान मत हो, ये देखिए इसने जूते जैसा चेहरा बना दिया कि मेरे बारे में तो सोचो, मैं संभाल लूंगा, परेशान होने की जरूरत, मैं संभाल लूंगा। बीच में जहां जरूरत पड़ेगी वहां पूरा बता दिया जाएगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म भी अगर शुरू हुआ तो पहले शुरू होगी 12th NCERT। 12th, ये MAAY वालों ने मुझे करेज दिया है। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि +1 ना पढ़ाकर सीधा क्या पढ़ाया? +2। और अच्छा रिस्पॉन्स उनका रहा, अच्छे एफर्ट्स लगाए, क्योंकि आप भी जानते हो +2 की NCERT ऑर्गेनिक है। EER में कोई मतलब नहीं है, कोई बच्चा नहीं होगा जिसको EER ना आता हो, क्योंकि हर साल पढ़ता है। EER शुरुआत में पढ़ाते हैं तबीयत से, अगले साल फिर EER पढ़ाते हैं, आखिरी में जाते जाते रायता फैलता है, क्योंकि आखिरी मास्टर के पास टाइम क्या बचता है? कम। अपन इस उम्मीद से आते हैं कि शायद इस बार ऑर्गेनिक समझ में आएगा, और जो पिछली बार आया था वही फिर तबीयत से समझ में आ जाता है, और जो नहीं आया था वहां पर फिर मास्टर रियल बना जाता है हमारी। तो EER अगर समझ में नहीं आया है, ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं, और जिसको EER नहीं है उसको अभी समय लगने वाला है, तो उसको वैसे टेंशन नहीं लेनी है, समय है उसके पास अभी। सल्टा दिया है क्या? चलिए, अब तो सुलटा दिया होगा। बहुत गजब की स्पीड पे हमने GOC को सुलटाया है। अपनी एंट्री लगभग कब हुई थी? 15 के आसपास, और जिनमें से एक होली की छुट्टी आ गई थी और 3 दिन मैं छुट्टी पे था। 4 दिन नहीं, 3 दिन राक्षस छुट्टी मेरी कटी, मेरे को पता है ना। 3 दिन मतलब 4 दिन को तो काट दो, मतलब 15 लेक्चर के आसपास अपन ने GOC को कर लिया है। सही स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक पेज छोड़कर हेडिंग लगाएंगे, टोटोमेरिज्म। अबे टोटोमेरिज्म तो पढ़ना ही पड़ेगा। टोटोमेरिज्म फेवरेट टॉपिक रहता है। क्या हुआ? क्या हुआ? कहां जाना चाह रहा है? टोटोमेरिज्म तो GOC के बाद ही पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत
कोई आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं चलना है यहाँ पर, पूरा क्या चलेगा, रेजोनेंस। लिखिए टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन, एक पेज छोड़ के लगा देना। टॉटोमेरिज्म अलग टॉपिक है, जीओसी खत्म हो चुकी है। टॉटोमेरिज्म लिखिए इसके अंदर, when two structural isomers are in dynamic equilibrium, उम्मीद करता हूं डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता होगा। when two structural isomers are in dynamic equilibrium are known as tautomers. when two structural isomers are in dynamic equilibrium are known as tautomers, and the phenomena is known as tautomerism. When two structural isomers are in dynamic equilibrium are known as tautomers, and the phenomena is known as tautomerism. कोई नहीं पूछेगा what is the definition of tautomerism, explain with two suitable examples, कोई आने वाला नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, बताओ टॉटोमेरिज्म है या नहीं है। और हमारे सिलेबस में केवल और केवल किसका नाम लिया जाता है, कीटो इनोल। उसके अलावा आप कुछ भी पढ़ लो, HCN में है नहीं है, डायड है, ट्रायड है, स्पेस टॉटोमेरिज्म है, केटाइनोट्रोपिक है, एनाइनोट्रोपिक है, सब जानता हूं, जो तू जानता है सब जानता हूं, क्लियर। लेकिन बात कितनी करनी है, नीट की, क्योंकि जितना टाइम यहाँ खपत करेंगे बाद में पछताएंगे। ध्यान से सुनना, टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमारे सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इसे हम बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन, ये हमारे सामने है एसीटोन। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये अपने ही दूसरे आइसोमर के अंदर क्या होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है। देखिए कैसे होगा, यहां पर अगर अपन बात करें, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, क्लियर, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर और ये वाला बॉन्ड जाएगा उधर। ये देखिए ये दोनों आपस डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आपस में किसके अंदर रहते हैं, डायनेमिक में। बताइए कार्बन कार्बन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में क्या बनेगा, बॉन्ड। तो यहां तो बन जाएगा OH और यहां रहेगा CH3। ये इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। पहचानते हैं इतना। कीटोन को इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, कीटो। कीटोन को इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, कीटो। और यहां पर देखिए डबल बॉन्ड के लिए क्या आने वाला है, इन, और एल्कोहल के लिए क्या आने वाला है, ऑल। इसे हम बोलते हैं इनोल। You got the point? तो देखिए दो फंक्शनल ग्रुप कीटोन एंड इनोल, ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। They are in dynamic equilibrium, so they are known as tautomers. They are known as tautomers, and the phenomena is known as tautomerism. And the phenomena is known as tautomerism. और हमारे सिलेबस के अंदर जो टोटोमेरिज्म है वो यही है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कि कीटो इनोल के अंदर कैसे जाता है और कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है या इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। दो टाइप के क्वेश्चन यहां से आते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहें तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है या इनोल फॉर्म, ये क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। और कीटो इनोल को हम तबीयत से पढ़ने वाले हैं, पहले इस एग्जाम्पल को छापेंगे। कीटो इनोल को कहीं नहीं छोड़ेंगे अपन। बाकी HCN में है, अमाइड में है, यूरिया में है, ये सब फर्जी बातें हैं। सालों साल नोट्स इकट्ठे करते रहते हो, वो पूछता ही नहीं है। क्या इसके लिए कोई कैटालिस्ट होने की जरूरत है? बिना कैटालिस्ट के भी टोटोमेरिज्म होता है। कैटालिस्ट आपकी हेल्प कर देगा बस इसके अंदर। सुलटा दिया है। अब हमारे सामने आएगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, पहले इसको मतलब ढंग से समझो। कीटोन और इनोल आपस में किस में होंगे, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक नहीं, डायनामिक। मान लीजिए ये हमारे सामने है एसीटोन। आज तो सारी बातें किसको लेकर करेंगे, एसीटोन। ये हमारे सामने है एसीटोन। एसीटोन टोटोमेरिज्म करके किसके अंदर चला जाएगा भाई लोगों, इनोल। ये बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, बेस कैटालाइज्ड भी हो सकता है, और ये एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है। दोनों ही केस के अंदर बनेगा सेम, चाहे बेस कैटालाइज्ड हो चाहे एसिड कैटालाइज्ड हो। ये कौन सा है, बेस कैटालाइज्ड। ये हमारे सामने समझेंगे, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सामने है बेस कैटालाइज्ड।
और अगर अपन बात करना चाहें तो क्या ऐसा एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है? जी हाँ, एसिडिक मीडियम के अंदर भी टोटोमेरिज्म होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, और इसकी हमें बेहद जरूरत पड़ेगी। भले हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो AIPMT के अंदर आया हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास अभी तक। AIPMT ने पूछा हुआ है, टाइम आने पर मैं आपसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगा और शायद ही कोई बच्चा होगा जो उसको एक्सप्लेन कर दे। AIPMT का क्वेश्चन, ये तो 2-3 सालों से नीट ने ना बहुत हद से ज्यादा लेवल गिरा लिया है, वरना तो 2-4 क्वेश्चन तो AIPMT भी ढंग के पूछती थी। 2-4 ऑर्गेनिक में, 2-4 इनऑर्गेनिक में। कट ऑफ कितनी जाती थी? 510, 505। ये तो नीट ने गिरवा दिया है लेवल को। क्लियर? चलिए, तो यहां पर अगर अपने पास होता है तो इस मीडियम के अंदर भी टोटोमेरिज्म होगा। अब ध्यान से सुनना, चाहे मीडियम बेसिक हो चाहे मीडियम एसिडिक हो, इनॉल ही बनेगा, मैकेनिज्म अलग अलग रहेगा। इसे हम बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड। क्या बोलते हैं? एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? एसिड कैटालाइज्ड। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म आपका बेस कैटालाइज्ड भी हो सकता है और एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल कौन सा है? बेस कैटालाइज्ड। लेकिन कभी एसिड की प्रेजेंस में अगर मैं बोल दूं कि टोटोमेरिज्म हो गया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बनेगा इनोल ही, बनेगा इनोल ही। क्लियर? मैकेनिज्म थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बेसिक मीडियम में भी अगर मैं डिटेल में बात करूं ना तो +1 के एनसीईआरटी में आइसोमेरिज्म टॉपिक है, वहां पर इतना डिटेल डिस्कशन नहीं दिया कुछ भी उसके बारे में। हल्का सा हमें दिया हुआ एल्डोल रिएक्शन के अंदर, एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है, एल्डोल में थोड़ा सा उसने वहां पर हमें आइडिया दिया है, वहीं से ही ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। बाकी तो कहीं पर इतना डिटेल डिस्कशन नहीं है, यानी कि ध्यान से सुनते रहना। अब हम बात करेंगे कौन सा? बेस कैटालाइज्ड। कौन सी बात करने वाले हैं? बेस कैटालाइज्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। बेस कैटालाइज्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ध्यान से सुनते रहना तबीयत से। मान लीजिए हमारे सामने ये है कीटोन, वही एसीटोन, बेसिक मीडियम के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ये इनोल के अंदर। बेसिक मीडियम के अंदर इनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और हमें यह देखना है कि ये इनोल के अंदर कन्वर्ट हुआ तो हुआ कैसे। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? इसका मैकेनिज्म। और पहली बार मैंने लिखा है आपकी क्लास में मैकेनिज्म। एक बात अपने दिमाग में उतार लेना, मैकेनिज्म खराब चीज नहीं है। मैकेनिज्म इजी बनाने के लिए आता है रिएक्शन को, मैकेनिज्म कभी टफ नहीं बनाता है। एक दौर चलेगा जब हम हर रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे और आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि हम मैकेनिज्म लिख रहे हैं, आपको लगेगा कि रिएक्शन होती है ऐसे है। और अगर किसी रिएक्शन का मैंने मैकेनिज्म नहीं दिया तब तुम्हें जरूर दुख लगेगा, बुरा लगेगा कि सर ये कैसे हुआ, पता ही नहीं चल रहा है। जैसे याद करो, आखिरी क्वेश्चन मैंने सीधा छोड़ दिया आपके लिए, बेसिक्स 10 का आखिरी क्वेश्चन विदाउट एक्सप्लेनेशन छोड़ दिया। बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि हमने हर क्वेश्चन की क्या देखी है? एक्सप्लेनेशन। तो जैसे जैसे मैकेनिज्म आएगा ना तो रिएक्शन आसान होती चली जाएगी। बच्चों को लगता है मैकेनिज्म कि अब अपने लिए बहुत मुश्किल पार्ट शुरू हो गया है। नहीं, मैकेनिज्म का नाम पहली बार तूने ऑर्गेनिक में नहीं सुना है, मैकेनिज्म का पहली बार नाम तूने सुना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। There are two type of reaction. One is elementary, one is complex. Elementary reactions are those reactions which complete in a single step. वही उसका slow step, वही उसका radius होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस विच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप उसका आरडीएस है। तो फिर हमें उसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा। और जब हम किसी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप डिटेल स्टडी करते हैं उसी को मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म कोई बुरी चीज नहीं है। चलिए, अब यहां पर कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, मैं आपको बताता हूं, अल्फा बीटा जैसे कि। देखिए हमारे सामने बेटा ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप हमारे सामने ये रहता है। ये जिस भी कार्बन से जाकर जुड़ेगा उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। जैसे कि सर मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है CH3, CH2, CH2 और COH। आप ये तो पहचान गए होंगे ये एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है कि नहीं है? एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये देखो कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यस। ये वाला नहीं, ये जिस पर जुड़ा है वो कार्बन अल्फा होता है, उससे नेक्स्ट वाला बीटा, उससे नेक्स्ट वाला गामा, डेल्टा, वो चलता रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मान लीजिए हमारे सामने, तबीयत से समझना, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सामने है, जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उस कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो ये वाला कार्बन अल्फा नहीं होगा, ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो उसका नहीं, वो जिस पर जुड़ेगा वो कार्बन अल्फा होता है। मतलब सर ये अल्फा है, यस, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है।
अगर ऐसे ही कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है ये भी आपका कैसा होता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो क्या आपने इसके अंदर देखा है अल्फा? यस, एल्किन्स में आपने अल्फा देखा है, ये फंक्शनल ग्रुप है। यस, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे चलता रहेगा। बताइए हैलोजन फंक्शनल ग्रुप होता है क्या? क्या हैलोजन फंक्शनल ग्रुप होता है? हैलोजन फंक्शनल ग्रुप होता है, कितने लोगों का मानना है? यस, हैलोजन इज ए फंक्शनल ग्रुप। हैलोजन फंक्शनल ग्रुप होता है। राक्षस किसने बोला नहीं होता? नेमिंग में तूने पढ़ लिया, आगे लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, उसमें पूरा नहीं पढ़ा। हैलोजन्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। +1 के एनसीईआरटी उठा के देखना, हैलोजन इज ए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता है भाई अल्काइल हैलाइड। चलिए अब ये देखो, क्या इसके अंदर कार्बन है? नहीं है। तो ये जिस कार्बन पर जुड़ेगा उसे अल्फा बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ेगा उसे अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। और आपने एलिमिनेशन में ऐसा जरूर पढ़ा होगा E2 के अंदर। क्लियर? आप बताइए अल्कोहल जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या उसमें कार्बन होता है? नहीं। तो ये बिना कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है, जहां जुड़ते हैं उसे ही अल्फा बोलते हैं। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, इधर भी ये हमारे सामने क्या हो गया? बीटा। यू गॉट द पॉइंट? क्या आपको अल्फा बीटा का पता चला? यस। अब आप सर ऐसी बातें हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, हल्का सा एसिडिक नेचर होता है। कैसे सर, थोड़ा सा बताइए। अल्फा का ही होगा या सर बीटा का भी हो सकता है? नहीं, बीटा का नहीं होगा। किसका होगा? अल्फा का। चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन। अगर मैंने आर रखा है तो कीटोन है, एच रखा है तो एल्डिहाइड, आप जानते हैं। क्लियर? अगर अपन अल्फा एच को हटा दे, हमें पता चला है कि स्लाइटली एसिडिक है, तो एसिडिक का मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए? स्टेबल। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर सर मैं इसको हटा दूं और मैंने अगर इसका हटा के क्या बना दिया? कॉन्जुगेट बेस, तो बताइए यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब मैं देखना चाहता हूं सर आपने कैसे बोल दिया कि ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का है। यस, यू कैन चेक इट, इट्स कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का केवल अल्फा एच स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, बीटा नहीं होता। क्योंकि बीटा पर तूने नेगेटिव बनाया तो बीच में sp3 है। बीटा पर अगर तूने क्या बनाया? नेगेटिव, तो बीच में क्या है? sp3। यू गॉट द पॉइंट? चलिए अब मैं आता हूं वापस अपने मैकेनिज्म के ऊपर। ये क्या था, थोड़ा सा बेस बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि हर बच्चे को मेरे को साथ लेकर चल रहा है। अब यहां लौटता हूं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने क्या है? एसीटोन। मीडियम कौन सा है? बेसिक। देखिए डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, जो भी आप लेना चाहते हो, क्योंकि OH माइनस इज जस्ट ए कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट को बाल्टी भर के लेने की जरूरत नहीं है। कैटालिस्ट इज टेकन इन कैटालिटिक अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में लिया जाता है। क्लियर? तो हमने यहां पर बेस लिया है और बेस हमारे सामने है कौन? OH माइनस। OH माइनस एक एनायन है और इस एनायन को अभी अभी तर और ताजा ही पता चला है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो अल्फा एच है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो अल्फा एच है ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। होता है कि नहीं होता है? तो बताइए एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। तो क्या ये इस हाइड्रोजन को चुरा लेगा? यस। अगर इस हाइड्रोजन को चुरा लेगा तो क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट बेस। ये हमारे सामने CO से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है एंड अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3। ये sp3 होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? अभी बता दूंगा, सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अगर इसने इसको हटा दिया तो बताइए यहां पर कैसा चार्ज बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। अब आप जानते हैं इसको हम क्यों हटा पाए? क्योंकि इसका हल्का सा एसिडिक नेचर है। देखिए कैसे, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। क्या आप जानते हैं ये जो आपके सामने बनकर आया है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आ गया कि नहीं आ गया? यस बेटा, ये दोनों जो आपके सामने बनकर आए हैं इनको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन बोल देते हैं या कई बार इनोलेट एनायन बोल देते हैं। अब सुनते रहना मेरी सारी बातें, बच्चे पीछे पीछे दौड़ कर आते हैं, सर कौन सा है इनोलेट, ये वाला है कि वो वाला है? गर्दन तोड़ दूंगा, ये तो अलग अलग कंपाउंड है क्या? ये कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मींस कंपाउंड इज सेम, कंपाउंड सेम है, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन दोनों को इनोलेट आयन के नाम से जाना जाता है। देखिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर पहुंच गया, यस, इसी वजह से तो इस अल्फा एच का हल्का सा एसिडिक नेचर है। आप बताइए एनायन का पहला काम क्या है? एनायन का पहला काम क्या है आप बताइए? डीप्रोटोनेशन। जब यहां से OH माइनस ने H प्लस को चुराया होगा, जब यहां से OH माइनस ने H प्लस को क्या किया होगा?
चुराया होगा तो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, H2O में। क्लियर। तो यहां पर जो H2O बना था उसी से ही ये वापस क्या चुरा लेगा, H+। बताइए एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। अगर इसने उसका H+ चुरा लिया तो आप बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, हाँ या ना। यस, ये आपके सामने बनकर आ गया है इनोल। अगर यहां से H+ हटा लिया तो क्या बन जाएगा साथ में, OH-। ये देखिए इन डबल बॉन्ड के लिए, ओल अल्कोहल के लिए। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर OH लग जाता है तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है इनोल। ये ना अल्कोहल है और ना ये एल्कीन है, ये क्या है, इनोल। ये अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये हमारे सामने इनोल बनकर आ गया है। देखिए इनिशियली OH- लिया था, यस। फाइनली OH- लौटा दिया, यस। इट मींस इट इज जस्ट एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट। इट इज जस्ट एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करेगा कि नहीं करेगा? आप बताओ, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होने के लिए, इस CO को OH में कन्वर्ट होने के लिए, आप बताइए इसको O- बनना जरूरी है कि नहीं है? और उसके लिए यहां पर अल्फा H का होना जरूरी है। इनोलेट नहीं बनेगा तो इनोल नहीं बनेगा, और इनोलेट बनने के लिए अल्फा H का होना जरूरी है। सो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। और अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3। सर sp2 में क्या दिक्कत है, मैं बताऊंगा। अभी आपको क्या पता होना चाहिए, sp3। छापिए, आगे बढ़ूंगा। ये इस रिएक्शन का होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, इस पर वापस आकर डिस्कशन करेंगे एल्डोल रिएक्शन में। एल्डोल रिएक्शन में अल्फा H जो आपने खाया है ना, इसको खाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अभी बातें की तो फैल जाओगे रायते की तरह। एल्डोल में वापस बातें होंगी इस पर भयंकर लेवल पर। एल्डोल आपने भी पढ़ा है और फिर एक बार पढ़ना। आपने क्या ट्रिक से एल्डोल के पढ़े हैं, कंडेंसेशन, सारे ट्रिक पर चलते हो, जुगाड़ पर। ये तो और भी बढ़िया है। जल्दी जल्दी सुलटाइए। अब आधे पूछेंगे मुझसे आगे, सर आपको कैसे पता चला ये RDS है? क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। क्या कर रखा है? नहीं, आप बताओ, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के बाद ये सवाल पूछना जायज है क्या? किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, स्लो का कोई लेना देना नहीं है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहां से डिसाइड होता है? एक्सपेरिमेंट से। वैसे कहां से पता चलता है? रेट कांस्टेंट। कौन बताता है? रेट कांस्टेंट बताता है। जिस भी स्टेप का रेट कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम, वही RDS निकलता है। स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, ये तो मिथ है। चार स्टेप दे दिया आपको, चार का रेट कांस्टेंट दे दिया, पूछेगा RDS बताइए, फिर देख लोगे उसमें स्लो स्टेप, रेट कांस्टेंट ही तो बताएगा। सल्टा दिया है क्या? अब मुद्दे की बात क्या है, अल्फा H हटा ले, इनोलेट बना ले, और अगर इनोलेट बन गया तो अपने आप CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। टोटोमेरिज्म है। कीटो इनोल पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। अब उसका मेन फोकस किस पर रहेगा कि आपको अल्फा H ना पहचान में आने दे। नॉर्मली बच्चे को लगता है अल्फा H बस CO के आगे वाले ही होते हैं, ये वाले अल्फा, यही प्रैक्टिस करता रहता है। अल्फा H का एसिडिक नेचर होना चाहिए। अगर कोई इससे भी ज्यादा एसिडिक मिल जाए तो बढ़िया बात, इससे भी ज्यादा एसिडिक मिल जाएगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सुलटा दिया है क्या? चलिए, अभी अभी आ जाएगा, सब आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। रुको जरा, ये सारे राक्षस इंस्टा पे बैठे रहते हैं। लीजिए, आपका जो क्वेश्चन था वो आ चुका है। क्या ये हमारे सामने कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कर सकता है? क्लियर? क्या ये हमारे सामने कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कर सकता है? देखिए,
इस वाले अल्फा पर CO के रिस्पेक्ट में ये क्या है, अल्फा, और यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, और यहां पर ये sp3 नहीं है। क्या आपको समझ में आया? ये हाइड्रोजन हमारे किसी भी काम का नहीं है, sp3 नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन पर ये जुड़ा है। लेकिन अगर अपन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर भी हमारे सामने अल्फा हाइड्रोजन है। मैं इसको अल्फा डैश बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? अल्फा डैश। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बताइए, बेस आएगा, अगर इस अल्फा एच को उसने खा लिया, पहले तो सर ये एसिडिक होगा तभी हट पाएगा। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सुनते जाना भी। अगर बेस आया, अगर इस अल्फा एच को खा लिया, तो यहां पर कैसा चार्ज बनेगा? नेगेटिव। बनेगा कि नहीं बनेगा? बेस क्या बनाकर ले जाएगा? H+, तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा एसिड का मेजाइन। अब ये क्या करेगा? रेजोनेंस, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर रेजोनेंस हुआ तो बताइए नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच जाएगा? यहां पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? देन अगेन नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बताइए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक पहुंच चुका है क्या? यस। तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सामने लगा हुआ था। अब आप जानते हैं ये क्या करेगा? सॉल्वेंट से, किससे? सॉल्वेंट से क्या खा जाएगा? H+। क्या कर लेगा अपने ऊपर? प्रोटोनेशन, क्योंकि एनायन का पहला काम क्या होता है? डी प्रोटोनेशन। तो हमारे सामने ये बनकर आ गया कि नहीं बनकर आ गया? गौर से देखिए, ये रहा डबल बॉन्ड इन, और उसी के ऊपर कौन है? OH। तो ये हमारे सामने क्या बन गया है? इनोल। यस, ये तो टोटोमेरिज्म शो करेगा, ये तो टोटोमेरिज्म शो करेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बस CO से आगे देख के रह जाते हैं। तो इस पर हमें ध्यान देना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाला भी sp3 कार्बन जो कि है, उसके H तो और भी ज्यादा एसिडिक निकलेंगे, लेकिन होना चाहिए sp3 ही, होना चाहिए sp3 ही। यू गॉट द पॉइंट? अगर मान लीजिए आपको यहां पर एक H दे देता, सुनना ध्यान से, मान लीजिए आपसे कभी एसिडिक नेचर पूछता, एक हमारे सामने ये H है और एक हमारे सामने ये H है, आपसे एसिडिक नेचर पूछता, बताइए कौन से H का एसिडिक नेचर ज्यादा है? इस वाले का या उस वाले का? इस वाले का, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। गौर से देख, उसको तो केवल CO के साथ रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा, और इसको तो देखो डबल बॉन्ड और CO दोनों के साथ रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये तो गजब का एसिडिक निकला, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर कल आपसे पूछे कि कितने इनोलाइजेबल H हैं, इनोलाइजेबल H का मतलब है कि कितने हाइड्रोजन से आप इनोल बना सकते हैं, दो, ये दोनों इनोलाइजेबल H होते हैं जिनको हटाकर आप इनोल बना सकते हैं। चलिए ध्यान से सुनते रहना तबीयत से। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का आ गया है। कैसा आ गया है? कुछ इस प्रकार से आ गया है, और आपसे पूछना चाहता है क्या ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करेगा? देखो पूरा पूरा मॉलिक्यूल में एक ही sp3 कार्बन है, उसी से ही हमारी सारी उम्मीदें हैं। मान लीजिए अगर बेस आया और इस बेस ने इसको हटा दिया, तो अगर हटा दिया तो कैसा चार्ज बनेगा? नेगेटिव। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ले अल्फा H हटा ले, इनोलेट बना ले। अब बता, नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पर हमारे सामने कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। आएगा कि नहीं आएगा? फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बताइए फाइनली क्या ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक पहुंच गया? यस। क्या इस नेगेटिव चार्ज ने CO को O- में कन्वर्ट कर दिया? यस। फिर तो हो गया टोटोमेरिज्म। अब ये क्या करेगा? सॉल्वेंट से किसको खा लेगा? H+ को। तो अगर इसने अपने ऊपर प्रोटोनेशन कर लिया, तो आप बताइए हमारे सामने ये देखो बनकर आ गया कि नहीं आ गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर OH आ गया कि नहीं आ गया? इनोल बना कि नहीं बना? इस कंपाउंड को ही भाई लोगों हम क्या बोलते हैं? फिनोल। और अगर मैं पीएच को छुपा दूं तो देख क्या है? फिनोल भी क्या है? एक इनोल। फिनोल भी क्या है? एक इनोल। तो टोटोमेरिज्म होगा क्या? यस। मतलब सर मुझे अपना दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, CO के आगे वाले अल्फा H पर ही फोकस नहीं करना है सर, अल्फा H आगे से भी हट सकता है। यस बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर आपने अभी सारे सवालों के जवाब कहां दिए मेरे? ये क्वेश्चन जो आपने करवाया था, और इसमें आपने बोला था कि ये H नहीं हटा सकता क्योंकि ये CO से आगे, सर इसमें क्या दिक्कत अगर मैंने हटा दिया तो? इस H का एसिडिक नेचर इससे भी क्या है? कम है। तो सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना इसको। चलिए मान लीजिए अगर आपने इसको हटा दिया, मान लीजिए आपने हटा दिया, ये कौन से कार्बन पर है जरा बता मुझे? sp2 कार्बन पर है कि नहीं है? अगर आपने इसको हटा दिया तो यहां कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। आप बताइए क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके उसको कन्वर्ट कर सकता है? नहीं, ये रिंग का डबल बॉन्ड है,
किसका डबल बॉन्ड है? रिंग का। ये नेगेटिव चार्ज कैसा रहेगा? लोकेलाइज्ड। ये नेगेटिव चार्ज कैसा रहेगा? लोकेलाइज्ड। तो क्या ये CO को OH में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। यू गॉट द पॉइंट? अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3। और sp3 नहीं है तो अपना खोपड़ा खराब करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनते रहना। आप देखना आपकी निगाहें sp3 कार्बन ढूंढ रही होंगी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। क्या ढूंढ रही होंगी? sp3 कार्बन। अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगी। पूरे कंपाउंड में एक ही sp3 कार्बन है, उसी से ही हमारी उम्मीदें हैं, है कि नहीं है? अब देखो, जिसने रेजोनेंस बढ़िया लेवल पर पढ़ा है ना, उसको सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सोचो, ये हटेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव जब रेजोनेंस करेगा तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल एंड पॉइंट पर बनते हैं डबल बॉन्ड के। अगर इसने रेजोनेंस किया तो यहां बनेगा, फिर उसने रेजोनेंस किया तो यहां बनेगा, फिर उसने रेजोनेंस किया तो यहां बनेगा, और ये तो पहुंच गया वहां पर। तो ये तो बिल्कुल परफेक्टली कन्वर्ट होने वाला है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर मान लीजिए अगर बेस ने यहां से अल्फा एच को चुरा लिया, क्या किया? यहां से अल्फा एच को चुरा लिया, तो बताइए हमारे सामने ये नेगेटिव बनकर आएगा कि नहीं बनकर आएगा? अब मैं आपको इस नेगेटिव का खेला दिखा देता हूं। ये देखिए, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। ठीक है, फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। चाहिए इधर से जाए उधर से जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। खेला हो चुका है, वो OH के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। तो देखिए, जैसे ही इसने रेजोनेंस किया, आप पाएंगे कि यहां पर हमारे सामने ये बनता जाएगा। अब देखो स्लो मोशन के अंदर, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। यहां पर कैसा चार्ज आया होगा? नेगेटिव। देन अगेन नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो ये नेगेटिव वापस पाई बॉन्ड में जाएगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज आया होगा। यस, फिर ये नेगेटिव पाई बॉन्ड में जाएगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। ये आपके सामने बनकर आएगा, और यहां तो कमाल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमाल। यहां भी आपने देखा है कमाल हुआ है। ये कंपाउंड आपके सामने कैसा था? नॉन एरोमेटिक। अब मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये देखो बीच में एटम कैसा है? sp3, देयर इज नो साइक्लिक कॉन्जुगेशन। लेकिन इसका इनोल देखो, एरोमेटिक, मतलब इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में दौड़ा चला आएगा। किधर दौड़ा चला आएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनोल। यू गॉट द पॉइंट? क्या इसमें भी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है? यस। तो अब हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किस में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है और किस में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं है? छापिए, आगे बढ़ूंगा। किसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है और किसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं है? यह बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है, पहला। दूसरा, कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनोल? यह तो मामला ही बहुत गंभीर होता है भाई, बहुत खतरनाक मामला रहेगा। ये कल की क्लास में डिस्कशन होगा। जैसे आप देखते हो ना, वैसे कोई नहीं देखता किसका ज्यादा एसिडिक है। कद्दू फर्क नहीं पड़ता एसिडिक नेचर से कि कीटो ज्यादा स्टेबल होगा कि इनोल। स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय थर्मोडायनेमिक्स, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। किसका कंट्रोल होगा? थर्मोडायनेमिक्स का। और 3 पॉइंट बताऊंगा, उन 3 पॉइंट्स के बाद अब दनादन कंपैरिजन करना। नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक कीटो फॉर्म दी है, तो उसकी इनोल फॉर्म्स दी है। एक कीटो फॉर्म दी है और 2 उसकी इनोल फॉर्म दी हुई है। अगर कोई एक्सप्लेन कर देना तो मुझे बता देना। आंसर आने के बाद तो लोग बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन फिर भी मन गढ़ंत है। एक्सप्लेनेशन फिर भी मन गढ़ंती है, क्योंकि आंसर पता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वो हो गया, वो हो गया। कल की क्लास अटेंड करें, पता चलेगा क्या खेला है। नीट 2013, नीट 2016 भयंकर क्वेश्चंस पूछे हैं भाई। टोटोमेरिज्म में इस लेवल का क्वेश्चन तो जेई ने भी नहीं पूछा है, जो नीट 2013 पूछ कर गया था। सल्टा दिया क्या?
अल्फा, जिस कार्बन से अल्फा एच हटेगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी, sp3। तो अब तुम्हारी निगाहें क्या देखती रहेंगी, sp3 कार्बन। अगर sp3 कार्बन है तो हम एक बार सोच सकते हैं कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के बारे में। अगर sp3 कार्बन ही नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। देखना कितना इतना बड़ा मॉलिक्यूल था और हमारी निगाहें केवल यहां पर टिकी हुई थी। अगर हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर हम फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इधर वाला साफ कर दूं। एक तो पहले जगह बहुत कम बचती है। Which of the following shows कीटोइनोल टोटोमेरिज्म? कौन कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा? पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है, वो भी बिना किसी प्राइज मनी के। पैसे की बिल्कुल भी बात मत करना। 10-20 रुपए कर सकते हो। चाय तो मैं ही पिला दूंगा। अब देखो धीरे धीरे राक्षसों की डिमांड बढ़ती जा रही है। बुजुर्ग लोगों के बीच में आने का यही नुकसान है। बेटा पढ़ लेना। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मुन्ना भाई के साथ तो मूवी में हुआ था, तुम्हारे साथ रियलिटी में होगा। जिस भी कॉलेज में जाओगे ना बच्चे नजर आएंगे सारे तुम्हें, तुम ही प्रोफेसर दिखोगे वहां पे। क्योंकि आजकल जिस लेवल के +2 के बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं ना, उस टाइम पे हम इतने मेच्योर तो 8th स्टैंडर्ड में हो जाते थे। बिना दाढ़ी तुम बनाए चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रोफेसर तो तुम्हारा दोस्त ही बन जाएगा। देखो मेडिकल कॉलेज में गए तो प्रोफेसर से दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक अलग लेवल का प्राणी है। यहाँ के टीचर्स की तरह नहीं हो। आधों का तो तुम्हें नाम पता चलेगा, शक्ल भी नहीं पता होगी कि है कौन जो हमें पढ़ा रहा है, क्योंकि केवल नाम आएगा नोटिस बोर्ड पर, प्रोफेसर कभी नहीं आएगा। हाँ, सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी तेरी। ये देखो पहुंच गए मेडिकल कॉलेज में, अलग ही लेवल के लोग हैं। ये राक्षस ने सेंटी कर दिया। लीजिए सुलटा दीजिए।
बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में क्या ख्यालात है? sp3 कार्बन ही खत्म। ये करेगा, यस, ये रहा अल्फा कार्बन, 3 अल्फा एच है। भले ये एल्डिहाइड है लेकिन बोला कीटोइनोल ही जाएगा। बोला क्या जाएगा? कीटोइनोल ही, ये ध्यान रखना। तो ये तो शो करेगा। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्यालात है? पूरे कंपाउंड में sp3 कार्बन ही नहीं भाई, तो ये तो करेगा ही नहीं। नेक्स्ट, यस करेगा, यहां से ये रहा अल्फा कार्बन, sp3 भी है, इट विल शो। नेक्स्ट, sp3 कार्बन ही नहीं है। देखिए 2 कोड़ी के बन गए सारे क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसके बारे में क्या ख्याल आता है? भाई ये पहले ही इनोल दिया हुआ है और ये टोटोमेरिज्म करके किस में चला जाएगा? कीटो में। क्लियर? ये देखो, अगर इसका कीटो बनाना है तो कार्बन डबल बॉन्ड को किस में, उसमें सीओ में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपके सामने बनकर आ जाएगा एसिटोफिनोल। ये देखिए, तो कई बार हमें लगता है कीटोन तो है नहीं, टोटोमेरिज्म कहां से होगा? भाई इनोल भी कीटो में जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ध्यान रखना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लगा हुआ OH, ध्यान से सुन लेना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लगा हुआ OH, अगर मैं कभी भी उसको CO बनाऊं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में बेहद काम आने वाला है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लगा हुआ OH किस में कन्वर्ट हो? CO में, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात हैं? देखिए यहां पर अल्फा एच तो हैं लेकिन टोटोमेरिज्म में नहीं आ सकते। वो क्यों नहीं आ सकते सर? मैं यहां से करवा के दिखाऊं। मान लीजिए हमने ये वाला अल्फा एच हटाकर क्या करवाने की कोशिश की? टोटोमेरिज्म। अगर हमने ऐसा किया तो कोई ना कोई हमारे ऐसे करने से क्या हो जाएगा? बर्बाद। किसे बर्बाद कर देंगे हम? ब्रेड्स रूल को। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ये अगर हमने बना दिया तो वो बेचारा पर्सनली आके हमें बता के गया था कि भाई ब्रिज हेड के ऊपर sp2 मत आने देना, मेरी इज्जत रख लेना, और हमने वही कर दिया। क्या ये हो नहीं सकता? आगे बात समझ में? जब तक कि रिंग साइज कितनी ना हो जाए, 8 या 8 से बड़ी, तो ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर आप sp2 ले आओगे, अगर आपने गलती से टोटोमेरिज्म करवा दिया तो। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रिज हेड वाले अल्फा एच हमारे काम के नहीं होते, क्योंकि वहां से आप इनोल नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है? आप बताइए। ये अल्फा एच है। अब बच्चे को लगता है ये तो ब्रिज हेड का, तो उसके अलावा भी तो अल्फा कार्बन है भाई। ये रहा और ये रहे 2 अल्फा एच। गौर से देख, ये अल्फा कार्बन रहा, उधर नहीं दिखाई दे रहा, ये देख वो सेम कंपाउंड है। यहाँ पर हमारे सामने 2 अल्फा एच दिखे कि नहीं दिखे? यस सर। ये वाला नहीं हटा सकता तुम। अगर ये वाला हटाया तो रायता फैल जाएगा, ब्रेड्स रूल सरेआम क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो हमें यहां से जरूरी है, हम यहां से भी करवा सकते हैं टोटोमेरिज्म। तो अगर हमने टोटोमेरिज्म कहां से करवा दिया? अगर हमने टोटोमेरिज्म कहां से करवा दिया? यहां से करवा दिया, तो बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? नहीं, हमने कहीं भी ब्रेड्स रूल को नहीं ब्रेक किया है। ब्रीज हेड पोजीशंस कौन सी हैं? ब्रीज हेड पोजीशंस अगर अपन बात करना चाहें तो ये है कि नहीं है? और यहां तो कहीं भी हमने sp2 नहीं लाया, तो ये टोटोमेरिज्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है? क्वेश्चन नंबर 9, क्या ये टोटोमेरिज्म करेगा? एक तो अल्फा कार्बन ये है और एक अल्फा कार्बन ये है। अफसोस ये हाइड्रोजन जरूर है लेकिन काम में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हमने टोटोमेरिज्म करवा दिया तो यहां ब्रिज हेड की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2, जो कि हो नहीं सकता। तो ये टोटोमेरिज्म नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना इसके पास, अल्फा कार्बन तो है। तो ये हमारे सामने पहला था कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कौन सा था? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है। फिर भी मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको करवाने के लिए मुझे आपको नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म भी बताना पड़ेगा। नाइट्रो एसी नाइट्रो, हालांकि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही रहेगा। बस अल्फा एच का नेचर कैसा होना चाहिए? एसिडिक। अल्फा एच का नेचर कैसा होना चाहिए? एसिडिक। जल्दी से सुलटाएंगे इसको। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से क्वेश्चन बनते हैं। एम्स ने लगातार क्वेश्चंस बनाए यहां से, लगातार।
6 नंबर में कौन सा है? ये इधर देख, इधर बता, इसमें टोटोमेरिज्म होगा? इसमें इसका टोटोमर बना, टोटोमर बना। अगर तूने टोटोमर बनाया इसका, तो टोटोमर यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यही तो लिखा हुआ है, ये उसके अंदर कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये इनोल कीटो में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? और कीटो वापस इनोल में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बस फर्क इतना है, अभी तक सारी कीटो फॉर्म दी थी, वो पहली बार कौन सा दिया? इनोल। वो आगे बात करेंगे, विच वन विल बी मोर स्टेबल, वो आगे बात करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन, सॉरी सेकंड टाइप, एनसीईआरटी में कहीं नहीं भाई, नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म। नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म एनसीईआरटी में नहीं है, साफ बोल रहा हूं। लिखिए इसके बारे में, नीट में कोई चांसेस नहीं, एनसीईआरटी में तो कहीं पर है नहीं, मॉड्यूल में क्वेश्चन है। लिख लो लिख लो, क्या पता कॉमन में डाल दें, आखिरी के मेजर में डाल दें, मॉड्यूल से क्वेश्चन डाल दें। लिखिए नाइट्रो एल्केन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा एच, नाइट्रो एल्केन्स containing at least 1 alpha H, nitroalkanes containing at least 1 alpha H, nitroalkanes containing at least 1 alpha H show nitro acid nitro tautomerism, nitro acid nitro tautomerism। यानी कि यहां पर भी दो फंक्शनल ग्रुप आपस में किस में होंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रहेंगे। जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर अल्फा एच का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। ऐसे ही नाइट्रो एल्केन्स के केस में भी अगर अपन बात करना चाहें तो इस अल्फा हाइड्रोजन का नेचर गजब का एसिडिक होता है, एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा एसिडिक होता है। क्या आप बता सकते हैं इसका मतलब कि इसका एसिडिक नेचर एल्डिहाइड कीटोन वाले से भी ज्यादा क्यों होगा? मान लीजिए एक अल्फा एच हमारे सामने ये है और एक अल्फा एच हमारे सामने ये है, कैन यू कंपेयर देयर एसिडिक नेचर, कि कौन से का एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए? किसका ज्यादा होना चाहिए? एच हटा नेगेटिव बनाए, एच हटा नेगेटिव बनाओ, इसका माइनस आर भयंकर। तो आप सोचिए जब इसका अल्फा एच एसिडिक था तो इसका तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस, NO2 ग्रुप तो खतरनाक माइनस आर लगाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर गजब की है, माइनस आर भी खतरनाक, माइनस आई भी खतरनाक उसका। क्लियर? तो अगर आपने मान लीजिए बेस ले लिया है, क्या ले लिया है? बेस। तो बताइए OH माइनस क्या करेगा? इसके अल्फा हाइड्रोजन को चुरा लेगा। यस, अगर इसके अल्फा हाइड्रोजन को चुरा लिया तो यहां पर कैसा चार्ज बन जाएगा? नेगेटिव। कैसा चार्ज बन जाएगा? नेगेटिव। बताइए नेगेटिव क्या करेगा? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। कहां पहुंच जाएगा वो? रेजोनेंस करके ऑक्सीजन के ऊपर। अगर वो ऑक्सीजन के ऊपर पहुंच गया तो यहां पर O माइनस आएगा कि नहीं आएगा? यस। फिर ये इसी वाटर सोलवेंट से अगर इसने OH ने H प्लस चुराया होगा तो किस में कन्वर्ट हुआ होगा? H2O में। और ये यहीं से ही क्या चुरा लेगा? H प्लस। क्या चुरा लेगा? H प्लस। एनाइन का पहला काम डी प्रोटोनेशन, ये हमारे सामने ऐसी नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप बनकर आ जाता है। तो यहां पर भी टोटोमेरिज्म होगा, कंडीशन वही है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है, क्या ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है? नहीं, ये टोटोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा का ही एसिडिक नेचर होता है, बीटा का कोई एसिडिक नेचर नहीं होता है। सुलटाइए, आगे बढ़ूंगा। आपका मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? मेन फोकस होना चाहिए कीटोइनोल। ऐसे टोटोमेरिज्म डायड, ट्राइड, स्पेस टोटोमेरिज्म, केटाइनोट्रोपिक, एनाइनोट्रोपिक बहुत होता है, लेकिन हमसे नहीं पूछेगा, जेई भी नहीं करता वो बातें जो कई बार हम नीट में पढ़ लेते हैं। भाई हम भले ही अल्फा में हो, पेपर तो +2 लेवल पर ही बनेगा। उसको थोड़ी पता है कि एलन में एक बुजुर्ग लोगों का बैच भी चलता है कि 2-4 क्वेश्चन उसके लिए भी डालूं। पेपर +2 लेवल पर ही आता है, भले हम कितने साल से +2 पढ़ रहे हो। अभी तुम +2 पास ही हो, क्या हो?
प्लस ताने तो मारने पड़ेंगे ना, जलील करूंगा तभी तो तुम पढ़ोगे। नेगेटिव मोटिवेशन सबसे बढ़िया होता है। फिर भी तुम बोलते हो कि अभी हमें और जलील होना है। सुलटा दिया है क्या? थर्ड नंबर पर टोटोमेरिज्म इन अमाइड्स, ये भी केवल मॉड्यूल सोल्व करवाने के लिए। टोटोमेरिज्म इन अमाइड्स, अमाइड्स के अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो टोटोमेरिज्म की बात करेंगे। ये अपने मॉड्यूल में ना ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन कम दिए हुए, एनसीईआरटी से बाहर के बहुत दिए हुए हैं। अमाइड का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए अगर आपसे पूछे क्या एसिटा अमाइड के अंदर टोटोमेरिज्म हो सकती है, यस हो सकती है। टोटोमेरिज्म का मतलब ही क्या होता है? दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर होने चाहिए। अब मुद्दे की बात है इसमें, यहां से एच चटाकर टोटोमेरिज्म करवाओगे कि यहां से एच चटाकर टोटोमेरिज्म करवाओगे? अब खुद सोचिए कौन सा एच चटना चाहिए, कौन सा एच ज्यादा एसिडिक अमाइड में? ये वाला ज्यादा एसिडिक है कि ये वाला? पहले तो ये बताओ। ये वाला बनाओ। परेशान होना ही, जिंदगी में जब जब दिक्कत आए आपने इस लेवल पर जीओसी को डिस्कस किया है कि जीओसी आपके सारे दुख दर्द दूर कर सकता है। बताइए ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस करेगा? करेगा, स्टेबलाइज करेगा, लेकिन इसको पूरा रेजोनेंस करने नहीं देगा। कौन? नाइट्रोजन का लोन पेयर। ये लो, ये बोलेगा तू क्या, मैं भी रेजोनेंस करूंगा। तो ये सीओ क्रॉस कॉन्जुगेशन में चला गया। क्रॉस कॉन्जुगेशन में चला गया मतलब नेगेटिव का स्टेबिलिटी क्या होगा? कम। और एक बार सोचो, एक बार सोचिए, अगर आपने ये कहां से हटाया होता? नाइट्रोजन से, यहां नेगेटिव बनाया होता। क्लियर? अब सोचो क्या ये क्रॉस कॉन्जुगेशन होता? अब नहीं, क्योंकि ये तो प्लस आर लगाता ही नहीं है। तो यहां एक तरफा माहौल चलता कि नहीं चलता? यस। तो अमाइड्स में वो H प्लस देता ऑक्सीजन पर है और H प्लस देता नाइट्रोजन से है। अमाइड्स में H प्लस लेता कहां से है? लेता किस पर है? अमाइड में प्रोटोनेशन किस पर होता है? ऑक्सीजन पर। और H देगा कहां से? नाइट्रोजन से। यू गॉट द पॉइंट? तो अगर यहां पर टोटोमेरिज्म हुआ तो आप बताइए हम इस H को हटा सकते हैं? यस। H हटा लीजिए, नेगेटिव बना लीजिए, ये हमारे सामने बन जाएगा नेगेटिव। बताइए नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। क्या मानना आपका? कहां तक पहुंच जाएगा नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? यस। आप जानते हैं ये सॉल्वेंट से किसको चुरा लेगा? H प्लस को। ये सॉल्वेंट से किसको चुरा लेगा? H प्लस को। अगर इसने H प्लस को चुरा लिया तो ये हमारे सामने क्या हो गया? टोटोमेरिज्म। कहीं ऐसी रिएक्शन पड़ी है जहां ये H हटता हो एसिडिक? यस, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अमाइड्स का जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H होता है वो स्लाइटली कैसा होता है? एसिडिक। ऐसे ही बताइए यूरिया के अंदर टोटोमेरिज्म है क्या? पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है मॉड्यूल ने। यूरिया में टोटोमेरिज्म है क्या? मेरी नजर से देखोगे तो यूरिया तुम्हें अमाइड भी दिखाई देगा। और अभी तो हम करवा के आए हैं, तो इसके अंदर भी टोटोमेरिज्म है क्या? यस। टोटली फालतू क्वेश्चंस है भाई। टोटली कैसे क्वेश्चंस हैं? फालतू, कोई लेना देना नहीं है, केवल मॉड्यूल सोल्व करवाने के लिए पढ़ा रहा। और मुझे बोलते फालतू पढ़ाता है, मैं तो मॉड्यूल की बात ही रखने के लिए। चलिए, हो गया क्या अपना टाइम?